फिनो पेमेंट्स बैंक के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। पहले तिमाही के नतीजे आ गए हैं और उसी पर बात करेंगे, बिजनेस आउटलुक जानेंगे, आगे की योजनाएं भी जानेंगे। और हम बात करें मैनेजमेंट से उससे पहले यहाँ पर एक सफ़र पर इनके डाल लेते हैं नज़र। डिजिटल इंडिया मिशन में तेज रफ्तार के साथ ही डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में जोरदार तेजी आ रही है। डिजिटल बैंकिंग को घर घर तक पहुंचाने के मकसद से अपने कारोबार में फिनो पेमेंट्स बैंक लगातार नए आयाम जोड़ रहा है। शुरुआत 2006 में एक पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर हुई, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सर्विस, लैंडिंग और रिटेल बिजनेस जैसे कई सर्विस जुड़ते चले गए और जुलाई 2017 में फिनो पेमेंट बैंक वजूद में आया। मनी ट्रांसफर सर्विस देने वाली इस लिस्टेड कंपनी में रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिलने के बाद अपनी अधिकांश फिनो मनी मार्ट आउटलेट को बैंक शाखाओं में बदला। 7,24,671 बैंकिंग आउटलेट्स, 54 बैंक ब्रांच और 130 कस्टमर सर्विस पॉइंट के साथ फिनो पेमेंट्स बैंक सेविंग्स और करंट अकाउंट्स के साथ साथ यूपीआई, डेबिट कार्ड, लोन और इंश्योरेंस समेत बैंक की कई तरह की सर्विस देती है। फिनो ने यूपीआई सर्विस के लिए 5 नए पार्टनर भी जोड़े हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक ने दिसंबर 2023 में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आरबीआई से आवेदन भी किया है। कंपनी के पहली तिमाही के अच्छे नतीजे रहे हैं। सालाना मुनाफा 25% बढ़ा, जबकि सालाना औसत डिपॉजिट में 37% का इजाफा हुआ। कंपनी की आगे की योजनाओं और ग्रोथ को लेकर क्या है आउटलुक, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है फिनो पेमेंट्स बैंक का मैनेजमेंट। ऋषि गुप्ता, सीईओ एमडी फिनो पेमेंट्स बैंक हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ऋषि, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। रेवेन्यू ग्रोथ जो है आपके गाइडेंस के भी ऊपर आती हुई हमने देखी है, लगभग 25%। और ये जो आउट परफॉर्मेंस है तिमाही में, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? और साथ ही क्या इस तरह की ग्रोथ की आदत हमको लगा देनी चाहिए आपकी तरफ से जब नतीजे पेश होंगे आने वाली तिमाहियों में भी? क्या कहेंगे? कविता जी नमस्कार। हमने 20% की पहले गाइडेंस दी थी। लास्ट ईयर हमने 20% ग्रो करा। हमारा डिजिटल हमने जर्नी शुरू करी थी लास्ट ईयर से, तो हमारे डिजिटल जर्नी में हम देख रहे हैं काफी ग्रोथ आ रही है। फिजिकल जो इकोसिस्टम हमने क्रिएट करा है वो भी अपने आप में स्टेबल ही ग्रो कर रहा है। सो आई थिंक 25% की जो ग्रोथ है, हमें लग रहा है कि अगले एटलीस्ट फॉर दिस ईयर 24-25 हमें लग रहा है कि ये 25% की ग्रोथ वी शुड बी एबल टू अचीव एंड मे बी इवन मोर देन दिस। इसके अंदर हमारा जो बिगेस्ट ड्राइवर जो रहा है वो डिजिटल इकोसिस्टम जो हम लोगों ने क्रिएट करा था 2 साल पहले, उसकी वजह से मैक्सिमम ग्रोथ आई है। अगर हम देखते हैं, पहले वो हमारा 2 से 3% कंट्रीब्यूट करता था लास्ट ईयर, अब वो 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि डिजिटल के अंदर अभी हमारी अर्ली जर्नी है, इसके अंदर स्कोप काफी है, तो आगे भी हमें ग्रोथ नजर आनी चाहिए इस बिजनेस के अंदर, एंड इसकी वजह से हमारा ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छा होना चाहिए। नेट रेवेन्यू मार्जिन में जो डिक्लाइन हुआ है ऋषि, इसको आप कैसे समझाएंगे? गाइडेंस लगभग 31 से 33% के आसपास का था, लेकिन क्या आपको लगता है कि कॉस्ट प्रेशर यहाँ पे कुछ खेल कर गया है? और किस तरह से अब अपर बैंड की तरफ आप मूव करने की कोशिश करेंगे? तो 2 चीजें हैं। एक तो Q1 के अंदर ऑब्वियसली बिकॉज नया साल शुरू होता है, प्राइस इंक्रीजेस वगैरह आते हैं, कुछ सैलरी इंक्रीमेंट्स वगैरह आते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा कॉस्ट इंक्रीज करता है। उसका बेनिफिट जो है वो अगले क्वार्टर्स में हमें रेवेन्यू के थ्रू मिलना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, एक और बात, जो हमारा मार्जिन एज प्रोडक्ट लेवल पे इतना चेंज नहीं हुआ, बट क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो गया है, जैसे अभी हमने बताया डिजिटल 15% अब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू, तो उसका मार्जिन रिलेटिवली कम है कंपेयर टू नॉन डिजिटल बिजनेस। सो उसकी वजह से जो मार्जिन 32 से 31% हुआ है, लार्जली उसकी वजह से हुआ है। बाकी ओवरऑल लेवल पे अगर हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे देखेंगे तो ऐसा चेंज नहीं है। हमें एक्सपेक्टेशन है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारा मार्जिन इसी रेंज के करीब रहना चाहिए, 31 से 32% के अराउंड। आगे बढ़ते हैं। और आपके जो टारगेट है, आपका जो फोकस है, मेरे ख्याल से वो कासा डिजिटल पेमेंट सेगमेंट को आगे बढ़ाने को लेकर है। डिजिटल सेगमेंट यहाँ पे ऑलरेडी एक हाई ग्रोथ सेगमेंट है, आपके लिए दर्ज हो चुका है अब। लेकिन इसको लेकर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? टारगेट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो इस लक्ष्य को आप कैसे मीट कर पाएंगे? और इसी को लेकर आपके की इनिशिएटिव्स इसी दिशा में और क्या हो सकते हैं ऋषि? पहले अगर मैं देखता हूँ, लास्ट ईयर से हम तीन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। हमारा जो ओनरशिप वाला बिजनेस है, जो हमारी टाइम स्ट्रैटेजी है, जो हमने पहले भी समझाई थी, ट्रांजैक्शन टू अकाउंट्स टू मोनेटाइजेशन,
तो उसके अंदर हमने सबसे पहले फोकस करा ओनरशिप के ऊपर। अब हमारे एक 1.2 करोड़ कस्टमर्स हैं, 30-35 लाख कस्टमर्स हम हर साल ऐड कर रहे हैं। उसका रिन्यूअल इनकम वगैरह जो आता है, उसमें 54% की बढ़ोतरी है इस साल के अंदर। हमें लग रहा है कासा और लायबिलिटी भी 37% ग्रो करा। सो कासा एक हमारा जो स्ट्रैटेजी है, वो कंटिन्यू करेगी। उसमें ग्रोथ हमें दिख रही है नंबर ऑफ अकाउंट्स पे भी और बैलेंसेस एज़ वेल एज़ रिन्यूअल इनकम पे। सेकंड जो हमारी स्ट्रैटेजी है कैश मैनेजमेंट, क्योंकि फिनो की जो पहुँच है, अब हर गाँव में है इन अ वे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले के अंदर है। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि हमारी जो कैश मैनेजमेंट सर्विसेज की जो डिमांड है, वो बढ़ती जा रही है। वो 26% ग्रो करा है इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑन सीएमएस। तीसरा जो हमारा बिज़नेस है ट्रांज़ैक्शन बिज़नेस, जिसमें माइक्रो एटीएम, एईपीएस, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर आता है। उसके अंदर थोड़ा-सा स्लो डाउन हुआ था, तो थोड़ा इकोसिस्टम की वजह से भी है। कुछ लोग जो हैं वो हमारे जो ट्रांज़ैक्शन करने आते थे, अब वो हमारे खुद के कस्टमर बन गए हैं, तो एक इनकम ट्रांज़ैक्शन से मूव होके कासा के अंदर आनी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने डिजिटल पे मूव करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से उसमें थोड़ा-सा स्लो डाउन है। बट ओवरऑल लेवल पे हमारे जो ये 3 पहिए थे, ये अच्छा काम कर रहे थे। लास्ट ईयर जो हमारा डिजिटल वाला जो हमने नई चीज़ ऐड करी है, वो हमें लग रहा है कि इसकी ग्रोथ काफ़ी सब्सटेंशियल हुई है इस क्वार्टर में। वी एक्सपेक्ट कि ये ग्रोथ हमें कंटिन्यू अच्छी मिलती रहनी चाहिए अगले 3-4 क्वार्टर्स के अंदर। उसके अलावा हम काफ़ी सारी नई चीज़ें डिजिटल पे ऐड कर रहे हैं। फिज़िकल लेवल पे भी हम अपना मर्चेंट इकोसिस्टम इम्प्रूव कर रहे हैं। सो जो कंपनी की जो चारों चीज़ें हैं, कासा, सीएमएस, ट्रांज़ैक्शन एंड डिजिटल, चारों जगह पूरा पुश है। थोड़ा इकोसिस्टम मूव हो रहा है, जैसे आपको पता है यूपीआई की वजह से लोग फिज़िकल स्कैन की बजाय डिजिटल पे जा रहे हैं। तो कंपनी ने ये 2-3 साल पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये ऐसा सिनेरियो बिल्डअप होगा। तो उसकी वजह से हम लोगों ने काफ़ी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स टेक्नोलॉजी पे, डिजिटल पे करी है, जिसका अब हम बेनिफिट देख रहे हैं। ऋषि ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा है कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर हम देखें तो ये लगभग 25% के आसपास कंटेन होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या इस पर कोई कॉस्ट प्रेशर आता हुआ हम देखेंगे? क्या कहेंगे आप? सी कॉस्ट प्रेशर आई थिंक 25 से 26% की रेंज के आसपास रहना चाहिए ये नंबर। कॉस्ट का जो प्रेशर है वो लार्जली आईटी कॉस्ट जो है उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, बिकॉज़ कॉन्ट्रैक्ट्स जो नए आ रहे हैं वो ज़्यादा प्राइस पे आ रहे हैं, चीज़ों के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी पे और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी कॉस्ट थोड़ी बढ़ रही है। उसके अलावा आई थिंक लार्जली कॉस्ट हमारी इन कंट्रोल है, तो बिटवीन 25 टू 27-26% हमें लग रहा है कि हम उस रेंज में वेरी करते रहेंगे। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो लगभग 37% तक ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो माहौल बन रहा है वो हायर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज के मैं बात कर रही हूँ, एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पर इसका इम्पैक्ट आप कैसे पड़ता हुआ देख रहे हैं ऋषि? सी बाकी बैंक्स के अंदर क्योंकि वो यूनिवर्सल बैंक्स हैं, तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की, क्योंकि उस बेस पे वो हायर लेंडिंग पे भी अकोमोडेट कर लेते हैं। हम लोगों का तो पेमेंट्स बैंक के अंदर है कि जो भी पैसा रेज करते हैं हम डिपॉजिट का, वो हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बैंक एफडीज में डालना पड़ता है। तो हमारे पास स्कोप नहीं है इतना कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्प्रूव करें। सेकेंडली जो हमारा कस्टमर सेगमेंट है वो लार्जली लोअर मिडिल क्लास वाले सेगमेंट है, जो फिनो में बैंक अकाउंट खोलते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। हर रोज, हर दिन फिनो जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल बैंक अकाउंट, हर दिन फिनो आप आइए, आप ट्रांजैक्शन कीजिए। रफली 42% लोग जो हैं यूपीआई पे ट्रांजैक्ट करते हैं इस समय। तो इसके लिए जो लेज़ी मनी है बाकी बैंक्स के अंदर जो मूव हो गया है और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, हमारे यहाँ पे अभी हमें वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे बैलेंसेस ऑन एन एवरेज 1200-1300 रुपए के रहते हैं ऑन अ कस्टमर के ऊपर। तो वो जो ट्रांजैक्शनल बैलेंसेस हैं, वो अभी हम लेज़ी मनी की तरफ नहीं मूव करें। एसएफबी जब आप बन जाएँगे, उसके बाद हो सकता है कि हम लोग उस कैटेगरी में कोशिश करेंगे अपना डिपॉज़िट बेस बढ़ाने के लिए। बट अभी हमें आई डोंट थिंक सो डिपॉज़िट का हमें कोई चैलेंज है कि ये ग्रोथ मतलब 35-37% से कम होनी चाहिए। राइट ऋषि, लगभग सभी सवालों के जवाब आपने काफ़ी विस्तार से दिए, इत्मीनान से दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सवालों का जवाब देने के लिए और शो पे आज शिरकत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए हैं। तो फिनो पेमेंट्स बैंक पर बातचीत हुई थी, ब्रेक पर गए उससे पहले। गौरांग, बताइएगा आपका व्यू इस पूरे क्षेत्र पर क्या उभर रहा है? मैनेजमेंट की टिप्पणियां हम सुन रहे थे कविता। पहले मैं शुरुआत करता हूं शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ। 75% के आसपास शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 14% के आसपास पब्लिक के पास, 6% के आसपास स्थानीय संस्थागत निवेशक और 5.25% के आसपास
विदेशी संस्थागत निवेशक। इसके कारण जो फ्लोट होता है कविता, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। दूसरी बात, विस्तार योजनाओं को लेकर के जो भी टिप्पणी कही वो काफ़ी उत्साहित है और हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद अगर ज़मीनी स्तर पर इन्होंने जो विस्तार योजना है अगर वो लागू किया तो शायद योगदान बैलेंस शीट पर और बेहतरीन तरीके से आ सकता है। बड़े और छोटे शहरों में तो है ही, लेकिन ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा कामकाज इनका होता है। तो एक उभरती हुई कंपनी है और जहाँ तक रन रेट का सवाल है, मेरे ख्याल से भविष्य में जैसे हमने बताया और इन्हों की जो योजना है, विस्तार योजना है, अगर वो लागू हो गई तो शायद यहाँ से रुझान और बेहतर हो सकता है। देखना ये ज़रूरी है कविता कि क्या ये 30 तिमाही में जो हमने टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखा है, क्या ये सक्षम रूप से मेंटेन कर पाते हैं या नहीं? ऑलराइट गौरांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस टिप्पणी के लिए और आपकी सलाह के लिए और शिरकत की आपने शो पर। धन्यवाद आपका।